अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 504 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। आज मैं आपके लिए वो वाले एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स के वो एमसीक्यूज़ लाई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ हर साल रिपीट होते हैं। 95% आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस पास्ट पेपर्स की फ़ाइल में से आते हैं। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप लोगों ने जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, अगर उन्होंने भी ये फ़ाइल ध्यान से सारी समझ ली ना और इसको कर लिया, तो वो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने पेपर में एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पास्ट पेपर है और उसका सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के जदीद ज़माने के जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हुए, मॉडर्न सिस्टम को फॉलो करते हुए, क्या सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, क्या जो रिएक्टिव सिस्टम की सिमुलेशन है वो ज़रूरी नहीं है। तो आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सिमुलेशन जो है वो मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, तो ये उल्ट हो गया, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है दी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो सेकंड जो एमसीक्यू है उसमें ये पूछ रहे हैं कि द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या करती है। तो इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है कि वो इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इंडिकेट करती है, इंडिकेट सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एक्सटर्नल इवेंट्स पर सिस्टम रिएक्शंस की इंडिकेशन इंडिकेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 2, द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आर कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या करती है। तो वो करती है, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है कि इंडिकेट करती है सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट, कि एक्सटर्नल इवेंट पर सिस्टम रिएक्शन की निशानदही करती है, इंडिकेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 3, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स आर। एमसीक्यू ऑप्शन नंबर 1 है नीड टू मॉडल इवेंट ड्राइवन सिस्टम, required for all systems, used in place of data flow diagrams, or useful for modeling user interface। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कि कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है टू नीड टू मॉडल इवेंट ड्रिवन सिस्टम, कि इसका मतलब ये है कि इवेंट से चलने वाले सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए कंट्रोल फ्लो डायग्राम की ज़रूरत होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4, आ चेंज बिकम डैश, ये तब्दीली रोनमा होती है बिग डैश, कि क्या तब्दीली होती है बिकॉज ऑफ क्लोज प्रीसेंस ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो इसमें आपने तीन चीज़ें बतानी है कि तब्दीली रोनमा होती है और किसकी वजह से होती है और किस पर होती है। तो लोकलाइज्ड जो है आपके पास तब्दीली होती है और ये क्लोज प्रीसेंस की वजह से होती है ऑफ डेटा एंड फंक्शन, कि इसमें आपने ये बताना था कि डेटा और फंक्शंस की जो क्लोज प्रीसेंस की मौजूदगी की वजह से तब्दीली होती है, लोकलाइज्ड की वजह से तब्दीली होती है, चेंज बिकम लोकलाइज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवोल्व्स फ्रॉम अ, कि एक जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो किससे तैयार होता है या किससे इवोल्व होता है। स्मॉल सिस्टम, मीडियम सिस्टम, बिगर सिस्टम या नॉट द गिवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल सिस्टम, कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम छोटे निज़ाम से यानी छोटे सिस्टम से, स्मॉलर सिस्टम से तैयार होता है, इवोल्व्स होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 6, कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। तो इसमें आपने बताया है कपलिंग इज अ मेजर, कि कपलिंग जो है एक पैमाना है, एक मेजर है। कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश, कि कपलिंग किसका पैमाना या मेजर है। तो वो है करेक्ट ऑप्शन इंडिपेंडेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट, मॉड्यूल और कंपोनेंट का। तो कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट, ये कपलिंग जो है मॉड्यूल और कंपोनेंट का एक आज़ादाना मेजर है या पैमाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7,
सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज इन्वॉल्व्स कि जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज है वो किस में इन्वॉल्व करता है, डीबगिंग में, एडिंग न्यू फीचर में, मेकिंग चेंजेस में, या ऑल द गिवन। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन्वॉल्व करता है डीबगिंग में, एडिंग न्यू फीचर में, मेकिंग चेंजेस में, या ऑल द गिवन। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में ये तीनों चीज़ें ही इन्वॉल्व होती हैं, डीबगिंग भी होती है, एडिंग न्यू फीचर्स भी होते हैं, मेकिंग चेंजेस भी होते हैं, ऑल ऑफ द गिवन इसका करेक्ट ऑप्शन है। Next MCQ है MCQ number 8. The hardest single part of building a software system is deciding preciously dash to build कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर सिस्टम की तामीर का सबसे जो मुश्किल मुश्किल वाहिद हिस्सा प्रीशियसली तौर पर फैसला करता है कि डैश टू बिल्ड, बट टू बिल्ड, हाउ टू बिल्ड, व्हेन टू बिल्ड या व्हाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हाट, के इधर आएगा प्रीशियसली व्हाट टू बिल्ड, के सॉफ्टवेयर सिस्टम की तामीर का सबसे मुश्किल वाहिद हिस्सा प्रीशियसली तौर पर फैसला करता है कि क्या करना है, क्या करना है। तो व्हाट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9. A interaction diagram depicts the dash behave the system। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन डायग्राम है वो डिपिस्ट करता है यानी कि जाहिर करता है, बयान करता है कौन से बिहेवियर सिस्टम को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायनामिक, कि इंट्रैक्शन डायग्राम डिपिस्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि इंट्रैक्शन डायग्राम जो है वो डायनामिक बिहेवियर सिस्टम को जाहिर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10. इन सीक्वेंस डायग्राम द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट टू process the message is denoted by and dash। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि इन सीक्वेंस डायग्राम के सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज पर इन सीक्वेंस डायग्राम द टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम आपको रिक्वायर होता है बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट की तरफ से टू प्रोसेस द मैसेज को प्रोसेस करने के लिए इज डिनोटेड बाय एन। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिवेशन बॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज पर प्रोसेस करने के लिए एक रिसीवर ऑब्जेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड वक्त होता है, रिक्वायर्ड टाइम होता है, इसको एक्टिवेशन बॉक्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11. अ poorly designed interface can cause a user to make a catastrophic errors। कैटास्ट्रॉफिक एरर का मतलब होता है कि तबाहकुन गलतियाँ। इस वक्त मोटिवेशन पार्ट जीयूआई, तो आपने बताना है कि ये क्या जीयूआई की वन ऑफ द मोटिवेशन है बीजीयूआई के लिए। तो इस ये आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, कि आप पोअरली डिज़ाइन इंटरफेस के जो एक पोअरली डिज़ाइन इंटरफेस होता है यानी नाकिस इंटरफेस can cause a error can cause a user to make a catastrophic error, जो कि यूज़र को तबाहकुन गलतियां करने का सबब बनते, क्या तबाहकुन गलतियां करने का सबब बनता है। पुअरली डिज़ाइन इंटरफेस इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन पार्ट जीयूआई, क्या ये जीयूआई की इंटरफेस में से एक इंटरफेस है, जीयूआई की एक मोटिवेशन है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ है MCQs नंबर 12. आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर्स इंक्लूड। आप बताना है कि आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर्स में क्या क्या शामिल है। लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंडक्ट बिजनेस, एनालाइज बिजनेस रिजल्ट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 13. एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट इंक्लूड। मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एस्टैब्लिश करना यानी कि ऑब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कायम करना इन इन इज इंक्लूड्स। उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप, ऑल ऑफ द अबव, या आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट फाइंडिंग मेथड। तो इसमें आपने ये बताना है, वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट फाइंडिंग मेथड, के इनमें से जो आपको फॉलोइंग गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है इज अ फैक्ट फाइंडिंग, कि हकाइक को, फैक्ट को फाइंड करने का, हकाइक तलाश करने का तरीका या मेथड कौन सा है। साइट विजिट्स है, प्रोटोटाइपिंग है, स्टडी ऑफ सिमिलर सिस्टम्स है, और द गिवन। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग फैक्ट फाइंडिंग मेथड है। नीचे ये देखिए आपको लिखा भी है 7 कॉमन फैक्ट फाइंडिंग मेथड, कि 7 कॉमन फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स हैं जिनमें से ये हैं। इनमें से सैम्पलिंग, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, ये देखिए प्रोटोटाइपिंग आ गया, प्रोटोटाइपिंग, ज्वाइंट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। तो ये 7 आपके पास फैक्ट फाइंडिंग मेथड है। इधर हमें प्रोटोटाइपिंग गिवन ऑप्शन था, अगर इनमें से कोई भी आएगा तो आप उसको भी करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15.
नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 15 कि विंडोज़ मोबाइल इज़ अ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि विंडोज़ मोबाइल एक मकबूल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विच सीन्स कॉमनली ऑन पीडी एज, जो कि आमतौर पर पीडी एज पर देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पेयर बेस्ट डिस्क्राइब इट, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कैटेगरी पेयर की ऐसे जोड़ा है जो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, अच्छे से वजाहत करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये कैटेगरी पेयर है जो कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16 दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। क्या हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो आपको गिवन ऑप्शन है इनमें से क्या काम करता है। इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स, मेक्स ऑब्जेक्ट लेस इंडिपेंडेंट, इंक्रीज टेस्टिंग टाइम, कॉम्प्लिकेट्स मैपिंग ऑफ अ सिस्टम मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटिंग मॉडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो इम्प्रूव करता है द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कोड्स को दोबारा इस्तेमाल करने को बेहतर बनाता है। और इन नीचे ये लाइन में लिखा भी गया है कि मजीद वो क्या काम करता है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इनमें से रीयूजेबिलिटी तो हमने यहाँ पढ़ लिया, अगर इन दोनों में से भी कोई आएगा तो वो हम करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। अब हम दूसरे पास पेपर को रीड करेंगे। उसका फर्स्ट एमसीक्यूज है मोस्ट सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी कस्टम बिल्ड बिकॉज। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं मोस्ट सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए जाते हैं, कस्टम बिल्ड बिकॉज। कि आप वो ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बिकॉज क्योंकि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल। क्योंकि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर के जो अज्जा होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो आमतौर पर दस्तियाब नहीं होते। इसी वजह से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए जाते हैं, कस्टम बिल्ड्स होते हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2 विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर। इसमें आपने बताना है कि जो लिस्टेड नीचे आपको गिवन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिस्ट आइटम नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर का। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है, टूल्स प्रोसेस मेथड ये इसके आइटम्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर का आइटम नहीं है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था इज नॉट। अगर ये पूछते कोई कौन सा है तो हम ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन हमें देते फिर हम उसको करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3 विच ऑफ दीज पीपल वुड नॉट बी लाइकली टू पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम। इसमें आपने बताना है कि विच ऑफ दीज पीपल के कौन से जो नीचे गिवन ऑप्शन में से जो लोग हैं वुड नॉट बी लाइकली टू पार्ट द फर्स्ट टीम, इनमें से कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो फर्स्ट टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4 and state transition can only occur when triggered by an इसमें वो ये पूछ रहा है कि a state transition can occur कि जो state transition सिर्फ तब occur हो सकती है when triggered by an dash कि किसके trigger होने से। तो इसका correct option है event। a state transition can only occur when triggered by an event इसका correct option है। next MCQs है MCQs number 5। तो ये एमसीक्यू नंबर 5 आपका रिपीट होगा। ये हमने पास्ट पेपर जो पहला पास्ट पेपर हमने पढ़ा था ना उसमें ये आपका सेकंड एमसीक्यूज था, तो ये आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 6 अ प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट इज कॉल्ड। कि आपने बताना है जो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनपुट को टेक नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है मेडिकल प्रोसेस। तो मेडिकल प्रोसेस जो है वो इनपुट को नहीं लेता, मेडिकल प्रोसेस है आउटपुट। आगे में लिखा भी है कि मेडिकल प्रोसेस जो है वो एक आउटपुट देता है बट नॉट इनपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिकल प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि जो इनपुट नहीं लेता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि मेडिकल प्रोसेस डज नॉट टेक इनपुट। इसके अलावा कोर प्रोसेस, कैंडी प्रोसेस ये तमाम इनपुट्स लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7 डेटा स्टोर नोटेशन इन डी एफ डीज प्रेजेंट।
कि डेटा स्टोर जो है इसमें वो ये कह रहे हैं कि डीएफटी में डेटा स्टोर नोटेशन पेश करता है डेटा इनपुट डेटा आउटपुट या डेटा इनपुट एंड आउटपुट इज नॉन ऑफ द गिवन। तो डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट का करेक्ट ऑप्शन है कि डीएफटी में डेटा स्टोर नोटेशन डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट दोनों को पेश करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 8। कपलिंग इज द मेजर ऑफ, ये भी आपका रिपीट हो गया, ये भी हमने पास्ट पेपर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9। तो एमसीक्यू नंबर 9 में ये बात हो रही है कि इफ़ अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, कि अगर प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर लें एंड फिक्स करें एट अ डैश स्टेज, किस स्टेज पे अगर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड और फिक्स करें इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो इट विल कॉस्ट मच मोर देन, तो ये बहुत ज़्यादा लागत आएगी इफ़ इट हैज़ अ फिक्स्ड एट डैश स्टेज, कि अगर हम इसे डैश स्टेज पर फिक्स करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेटर एंड अर्लियर, कि अगर हम लोग प्रॉब्लम को इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में फिक्स और आइडेंटिफाई लेटर करेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी किसकी निस्बत, अगर हम इसे अर्लियर स्टेज में करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेटर एंड अर्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10। once these requirements have been finalized, the dash process start। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरियात को वंस दिस रिक्वायरमेंट, जब इन रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाता है तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन, कि जब वंस दिस रिक्वायरमेंट हैव बीन फाइनलाइज, जब तमाम रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यू नंबर 11। इडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशंस कहते हैं मजमूओं को, कि वो कह रहे हैं कि इडेंटिफाई होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशंस मींस कि मुकम्मल यानी होल पार्ट स्ट्रक्चर्स को शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है। मींस व्हाट आर माय कि मेरे क्या हैं डैश कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासेस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपोनेंट्स, व्हाट आर माय कंपोनेंट्स, के आइडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशंस मींस दैट व्हाट आर माय कंपोनेंट्स, के मुकम्मल पार्ट यानी होल पार्ट स्ट्रक्चर्स की शिनाख्त का मतलब ये है कि मेरे कंपोनेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कंपोनेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 12। डेटा डिजाइन एक्चुअली बिगन्स ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द एनालिसिस मॉडल नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल। तो इसमें आपने ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स, कि क्या स्टेटमेंट क्या है कि डेटा डिज़ाइन दरअसल बिगिन शुरू होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द एनालिसिस मॉडल की क्रिएशन के दौरान, नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल, ना कि आर्किटेक्चरल मॉडल के दौरान। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि डेटा डिज़ाइन दरअसल एनालिसिस मॉडल की क्रिएशन के दौरान शुरू होता है, आर्किटेक्चरल मॉडल के नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 13। एक सिस्टम आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर पर गौर करना ज़रूरी है, कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या बनाने में मदद करता है। ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन के बनाने में मदद करता है, अर्ली डिज़ाइन डिसीजन में मदद करता है, रीयूजेबल एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिस्टम में मदद करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम चीज़ें करने में मदद करता है सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 14। Software architecture is the dash of the component of program system, their interrelationship and principles and guideline governing their design and evaluation over time। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम सिस्टम का, their relationship and principle and guideline governing their design evaluation over time। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। cohesion is about making sure each component does dash thing and does it well।
तो इसमें ये बात हो रही है कि कोहेजन इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कि कोहेजन जो है यानी आहंगी जो है इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि ईच कंपोनेंट डज डैश थिंग कि जो तमाम जुज़ हैं या तमाम कंपोनेंट हैं वो काम करते हैं एंड डज इट वेल। वो क्या कितने काम करते हैं तो आपने ये बताना है तो वो एक काम करते हैं और उसे अच्छी तरह करते हैं। तो कोहेजन इज़ अबाउट मेकिंग श्योर ईच कंपोनेंट डज वन थिंग एंड डज इट वेल कि कोहेजन इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि हर कंपोनेंट एक काम करता है और उसे अच्छी तरह करता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16। Following are some statements associated with data flow diagram. Identify the correct statement from among them. वो कह रहे हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम से मुतलिक ना कुछ डेटा फ्लो डायग्राम से वाबस्ता या उससे एसोशिएट करती हैं कुछ बयानात दर्ज झेल हैं डेटा फ्लो डायग्राम से। तो आपने बताना है इनमें से सही बयान या सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। DFDS are used to represent only functional processing, data stores and data movement between functions। कि DFDS का इस्तेमाल सिर्फ फंक्शनल प्रोसेसिंग, डेटा स्टोर एंड डेटा की मूवमेंट एंड डेटा मूवमेंट बिटवीन फंक्शंस और फंक्शंस के दरमियान डेटा की मूवमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 17। यूएमएल यानी कि इसका स्टैंड फॉर है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी यूएमएल एनालिसिस मॉडलिंग फोकसेस ऑन द डैश। तो ये मैं आपको बता दूं ये हमारा तीसरा पास्ट पेपर है और तीसरे पास्ट पेपर का पहला एमसीक्यूज है। तो इस एपिसोड में ये बात थी कि यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के यूएमएल जो है एनालिसिंग मॉडलिंग फोकसेस ऑन द डैश कि यूएमएल एनालिसिंग मॉडलिंग किस पे फोकस करती है किस पर मरकूज है किस पर फोकस है। तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यूजर मॉडल एंड स्ट्रक्चर मॉडल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 2। द डेटा फ्लो डायग्राम मस्ट बी augmented by the descriptive text in order to describe the functional requirements for a software product। तो आपने इसमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। दरअसल इस स्टेटमेंट में बात ये हो रही है कि डेटा फ्लो डायग्राम को डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के ज़रिए बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए फंक्शनल तकाज़ों को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बयान किया जा सके। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ ऑर्डिनरी डेटा फ्लो डायग्राम्स टू मॉडल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। तो इसमें भी आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट में ये बात हो रही है कि रियल टाइम सिस्टम की फंक्शनल ज़रूरियात को मॉडल करने के लिए ऑर्डिनरी डेटा मॉडल फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हालांकि ये पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ऑर्डिनरी डेटा फ्लो डायग्राम टू मॉडल द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। तो इसका अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो ये ट्रू थी लेकिन इन्होंने यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिख दिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट और क्लास में फर्दर बी क्लासिफाइड द बेसिस ऑफ के जो ऑब्जेक्ट और क्लास है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है किसकी बेसिस पे बिहेवियर ड्राइवन एट्रीब्यूट्स की डेटा ड्राइवन एट्रीब्यूट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवन एट्रीब्यूट्स। तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू था एमसीक्यू नंबर 5। अ पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड अ वे फॉर डैश विद अदर क्लासेस के जो एक पब्लिक इंटरफेस है एक अवामी इंटरफेस है पब्लिक इंटरफेस है वो प्रोवाइड करता है अवे हमें एक रास्ता फॉर डैश विद अदर क्लासेस दूसरी क्लासेस तक एक रास्ता फ्राहम करता है। तो वो कौन सा है वो असेसिबिलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एक पब्लिक इंटरफेस दूसरी क्लासेस के साथ रसाई का रास्ता फ्राहम करता है यानी कि असेसिबिलिटी का रास्ता फ्राहम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असेसिबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है डीएफडी नोटेशन कंटेन। ये भी आपका ऑप्शन एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। ये वाला एमसीक्यू भी आपका रिपीट हो गया है। और ये वाला एमसीक्यू जो है वो है एमसीक्यू नंबर 8। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द डैश ऑफ द सिस्टम। तो इसमें ये बात हो रही है कि आपने बताना है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो बुनियादी तौर पर मेनली डील्स विद डैश बेस्ड सिस्टम कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है
ये बुनियादी तौर पर किस फेज से मुतल्लिक है? तो ये डेफिनेशन फेज इसका करेक्ट ऑप्शन है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बुनियादी तौर पर डेफिनेशन फेज के मरहले से यानी डेफिनेशन फेज से मुतल्लिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर आपका 9। इसमें है कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू डैश प्रोडक्ट के ना काफ़ी यूज़र्स यानी ना काफ़ी इनसफिशिएंट यूज़र ना काफ़ी यूज़र इन्वॉल्वमेंट के ना काफ़ी यूज़र की इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू डैश प्रोडक्ट के ना काफ़ी यूज़र की शमूलियत डैश की तरफ ले जाता है। तो किन किन मसनूआत की तरफ ले जाता है, किन प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाता है? तो अनएक्सेप्टेबल के ना काफ़ी यूज़र की शमूलियत इन्वॉल्वमेंट नाकाबिल कबूल प्रोडक्ट की तरफ ले जाता है। अनएक्सेप्टेबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10। विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन डायग्राम के इंट्रैक्शन डायग्राम का मकसद इनमें से कौन सा नहीं है गिवन ऑप्शंस में से? मॉडल इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सिस्टम्स एक्चुअली वर्क्स, identifying responsibilities operation and assign them to classes या identifying dependencies among objects। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है identify dependencies among objects के अशिया के दरमियान डिपेंडेंसीज की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिपेंडेंसीज की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11। कोलैबोरेशन डायग्राम है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। वो कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है उसके बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैसेज कि जो कोलैबोरेशन डायग्राम है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से? ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10। सेंट्रल रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू कि जो सेंट्रल रोल है ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का जो सेंट्रल रोल है इन इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस में इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ, प्रोजेक्ट ट्रेसिंग के साथ, चेंज कंट्रोल से, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नीचे वाला आपका जो एमसीक्यूज है वो रिपीट हो गया, उससे नीचे वाला एमसीक्यूज भी रिपीट हो गया, उसके नीचे वाला एमसीक्यू भी आपका रिपीट हो गया, और उसके नीचे है विच व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन के वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है? एफिशिएंसी, मॉडुलैरिटी, यूजेबिलिटी या सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी है किसकी? वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की। तो जी ये थे आपके आज के एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। आपने इन एमसीक्यूज़ को स्किप नहीं करना, इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपके पेपर में इनमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, तो आपने इन एमसीक्यूज़ को स्किप नहीं करना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।